Hello everyone. So in this video we are going to learn about the first chapter of biology which is life processes. So what exactly are life processes? लाइफ प्रोसेस ऐसे फंक्शंस है या ऐसे प्रोसेस है जो हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं और वो प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये ऐसे चार प्रोसेस है, अगर आप इनमें से एक को भी नहीं करेंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो अब जो पीपीटी में वो भी पढ़ लेते। लाइफ प्रोसेसेस, द बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शंस और प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। Now, what are the types of life process? Nutrition, respiration, transportation and excretion. अभी शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है और आगे वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को ऑब्टेन करते हैं और बाद में उसको यूटिलाइज करते हैं। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। इसमें क्या करते हैं, हम फूड को लेते हैं और उसको एनर्जी में ब्रेक डाउन करते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है ये। ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट टू अदर पार्ट्स। अब ये ऐसा प्रोसेस, अब देखो हमने एनर्जी ले लिया, एनर्जी ब्रेक भी करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए, बट हमारे ऑर्गन्स को भी तो मिलना चाहिए और वो कैसे होता है? वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन, अब ऑर्गन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब सेल्स ने अब क्या बोलते हैं, अब सेल्स ने एनर्जी तो ले ली है, अब एनर्जी बाद में यूज करने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो बनेंगे, तो वो एक्सक्रीशन में करते हैं। अब न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ते हैं। सो न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। 1 मिनट। ठीक है, तो अब डिटेल में पढ़ते हैं न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये ऐसे दो न्यूट्रिशन, ये दो टाइप है न्यूट्रिशंस के। और ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद से फूड बनाते हैं यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा, बस जुड़े रहिए। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स खुद से खाना नहीं बना सकते। और हेटरोट्रॉफिक में और फर्दर सब डिविजन आते हैं, विच इज होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। अब जो पीबीडी में वो पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म मेक्स इट ओन फूड विद सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या है? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसके सॉरी इसके एग्जांपल्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब इसके फर्दर सब डिविजन्स क्या है? होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो अपना फूड कंज्यूम करके अंदर मतलब इंटरनली डाइजेस्ट करते हैं, जो पेट के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। सैप्रोफिटिक ऐसे कि जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड कर मतलब जो ऑलरेडी बाहर से डाइजेस्ट करके उसको अंदर लेते हैं। और पैरासिटिक, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो होस्ट मतलब एक एनिमल पे या कोई भी एक ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। नहीं उसको एकदम उसको एक बार में नहीं मारते, बट हल्लू हल्लू मारते हैं। अब पीपीटी में क्या है वो पढ़ लेते हैं। होलोजोइक, organisms consume and internally digest complex organic food substances, example human beings, dog, cat, amoeba. Saprophytic, organisms feed on dead and decaying organic matter, example fungi, bread, moles, yeast, mushroom. Parasitic, organisms derive nutrition from another living organism, और ये organism को क्या बोलते हैं? होस्ट। ये आ जाता है एमसीक्यू में। ऑफन कॉजिंग हार्म टू द होस्ट, तो ये मैं जैसे बोला ये हल्लू हल्लू मारते हैं होस्ट को, बट एक बार में नहीं मारते। एग्जाम्पल लाइस, लीच, टेपवर्म, केस्कता, अमीरबेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बताओ क्या है? लाइट, फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है प्रोसेस। So, what is photosynthesis? It is a process by which plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. क्या है ये प्रोसेस? जिसमें प्लांट्स खुद का फूड बनाते हैं। जो मैंने बोला था ना, ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म है जो फूड खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? हमारा ह्यूमन बींग से या अदर ऑर्गेनिज्म से। वाटर और सनलाइट जो क्लोरोफिल ट्रैप करता है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन कभी कभी लिखने आ जाता है। तो क्या है ये इक्वेशन? 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight gives us C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। ये 6H12O6 को ग्लूकोज भी बोलते हैं। ओके, नाउ अब ये 3 स्टेप से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे अकर होता ये भी क्वेश्चंस में आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस,
conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. थर्ड प्रोसेस रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. तो फर्स्ट में क्या करते, जो क्लोरोफिल है वो क्या बोलते हैं, जो सन से लाइट एनर्जी आती है उसको अब्जॉर्व कर लेता. सेकंड, जो लाइट एनर्जी उसको अब्जॉर्व करा उसको वो केमिकल एनर्जी में बदल देता, और वो केमिकल एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल जो H2O है उसको स्प्लिट कर देता हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. फिर थर्ड प्रोसेस क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हाइड्रोजन मिल जाता और वो कार्बोहाइड्रेट में बन जाता विच इज C6H12O6. और ये पढ़ लीजिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द प्लांट सेल्स. द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट. अगर आप कुछ लीव्स देखे होंगे मनी प्लांट स्पेशली, वो थोड़ी जगह पे येलो रहते, थोड़ी जगह पे ग्रीन रहते. येलो क्यों रहते, क्योंकि उधर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं रहता, और ग्रीन उधर रहते क्योंकि उधर क्लोरोप्लास्ट है. और ये देखो, इधर स्टोमेटा का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता. स्टोमेटा स्वेल कब होता, जब उसके अंदर पानी आता, और स्टोमेटा एकदम लाइक बोलते हैं ना स्ट्रिंग कब होता, जब पानी चले जाता. ये याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछता है कि पानी से होता है कि एयर से होता है, कि वो मतलब वो स्वेल कैसे होता है. तो इसमें आप देख रहे होंगे डायग्राम में, स्टोमेटा ओपन्स और स्वेल्स बिकॉज इट इज अब्सॉर्बिंग वाटर, एंड हियर स्टोमेटा स्ट्रिंग्स और क्लोजेस बिकॉज द वाटर इज बीइंग reduced. And here you can see CO2 enters through stomata. No, what is stomata? Stomata are the tiny pores present on the surface of the leaves. Now, water, from where do we obtain water? Water is taken up by the roots from the soil. Nitrogen, phosphorus, magnesium and iron are also taken. Nitrogen is taken in the form of nitrates and nitrates. अब नाइट्रोजन तो देखो क्या डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो उसको प्लांट्स को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेना पड़ता. अब ये कौन करते, अगर आप देखो सॉइल्स में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट लेते हैं जो इनके लिए काम करते हैं. ठीक है, इन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इन प्लांट्स फूड और ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड इन एनिमल्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना. ये एक एक्टिविटी है, तो ये भी देखें, ये वेरीगेटेड लीफ है. अब इसमें क्या हम क्या चीज़ चेक करते हैं, हम स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करते हैं. अब जो ये लीफ है, अब ये येलो कलर क्या बताता है कि उधर क्लोरोफिल नहीं है, और ग्रीन कलर मतलब उधर क्लोरोफिल है. फिर हम उसको पहले बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं, फिर उसको बॉइलिंग अल्कोहल में डाल देते हैं, और फिर उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाल देते हैं. और जो आयोडीन बॉइलिंग अल्कोहल क्यों डालते हैं, क्योंकि वो कलर जो लीफ का कलर है वो हटा देता है, जिससे हमको ईजी रहता है डिफ्रेंशिएट करने में कि स्टार्च किधर किधर प्रेजेंट है. Iodine solution, it is a blue black color with starch. Green parts of the leaf, green part of the leaf chlorophyll photosynthesis present. वो तो green parts of the leaf जिधर है उधर chlorophyll है और उधर photosynthesis होता, और जो green parts नहीं है उधर chlorophyll नहीं है और उधर photosynthesis नहीं होता, तो उधर starch भी नहीं रहता. तो जिधर जिधर blue है उधर उधर starch है, जो जिधर blue नहीं है उधर starch नहीं है. और ये क्या है, ये जो नेक्स्ट है इसको बेल बॉटम जार या ग्लास जार भी बोलते हैं. ग्लास जार सील एंड केप्ट इन सन. इसमें दो जार रहते हैं, एक जार में ये लोग ये प्लेट डालते हैं. ये प्लेट को क्या बोलते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ KOH विच अब्जॉर्ब CO2. दूसरे में एक और एक रहता है, वो एक्शन में नहीं डाला मैं, तो दूसरे में वो लोग क्या ये KOH नहीं डालते. अब इसमें हमको पूछते कि क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा. अब इसमें फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें इन लोगों ने KOH डाल दिया, और KOH क्या करता वो CO2 को अब्जॉर्व कर लेता. तो इसके लिए इधर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता. इधर देखो मैं लिखा, वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब्जॉर्ब CO2, नो फोटोसिंथेसिस, देन नो स्टार्च. ये क्वेश्चन से आप बाद में पॉज करके देख सकते हैं. नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाउ अमीबा ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन. आजकल तो कमा रहा है बट स्टिल रिस्क क्यों लेना. न्यूट्रिशन इन अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड सूडोपोडिया. सूडोपोडिया का ये जो फॉल्स एक्सटेंशंस है इसको सूडोपोडिया बोलते हैं. नाउ फूड वैक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस which convert the food into simpler substances. Third, absorption of digested food in cytoplasm by diffusion. Fourth, undigested food moves to cell surface and thrown out. First, फूड पार्टिकल दिखता, ये अमीबा है, तो फूड पार्टिकल को लेने के लिए वो अपने फॉल्स फिट को स्प्रेड करता विच इज नोन एज सूडोपोडिया. देन इट एनगल्फ्स द फूड इनटू इट साइड and closes it in a food particle. Now what does food particle do? It the food vacuoles converts the food particle into simplest substances which makes it helpful for easy absorption or digestion.
पैरामीशियम में भी सेम है, बस उसमें क्या होता है कि ये जो हेल है कि उसको सिलिया बोलते हैं. द सेल्स हैज अ डिफिनिट शेप लाइक स्लीपर. द फूड इज मूव्ड इनटू अ स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ cilia, hair-like structures, and the specific spot is known as anal pore. नहीं anal pore नहीं, oral groove, sorry. इसको oral groove बोलते हैं और इसको anal pore बोलते हैं, जहाँ से वो excrete करता. Now nutrition in human beings. ये हमने जब अभी पहले जो पढ़ा था वो पूरे प्लांट्स और सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में. अभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्ग ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस. फर्स्ट टीथ क्या है? क्रशिंग और कट फूड पार्टिकल इन स्मॉल पीसेस. Second, salivary glands secrete salivary amylase. Saliva contains enzyme salivary amylase which breaks down starch complex carbohydrates to simpler sugars. Esophagus, it is the food pipe. Esophagus, it is the food pipe which does peristaltic movement. क्यों करता है? Because of the जिससे क्या होता है कि एक मिनट, जस्ट अ मिनट. हाँ, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है? अब देखो, फूड को हमको स्टमक के पास लेके जाना है. अब वो स्टमक के पास लेके जाए कंटिन्यू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या, तो ऐसा यू 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 करते रहता. ओके. थर्ड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये देखो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे. आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिकॉज ये जस्ट एक शॉर्ट में क्रिस्प है. हम बाकी तो आगे पढ़ेंगे ही. तो हाँ, ये भी एक है हर्बीवर्स के अंदर लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन रहता फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. वाई? और कार्निवर्स के अंदर शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन रहता. तो ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई हर्बीवर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कार्निवर्स हैव शॉर्टर स्मॉल. हर्बीवर्स के पास लार्जेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन इसके लिए रहता क्योंकि वो लोग क्या कंज्यूम करते हैं? वो प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर रहता है सेल्यूलोज. और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में इट टेक्स मच टाइम फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज. बट वेराज कार्निवर्स ओनली टेक मीट और फ्लैश विच डज नॉट कंटेन्स एनी type of cellulose, and since they are not having any cellulose, it also takes very less time for the digestion. Iodine. हाँ, अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि माउथ के अंदर सलाइवा रहता, तो लेट्स जस्ट टेक कि हाउ सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च. तो ये आप एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं. ये क्वेश्चन है ना. अच्छा, ओके, एक मिनट. मैं काम करता हूँ, आपको रेस्पिरेशन ये न्यूट्रिशन इधर पढ़ा था क्योंकि आगे स्लाइड्स में मिसिंग है. तो फर्स्ट फूड किधर रहता? टीथ में आता. फर्स्ट फूड किधर आता? टीथ में. टीथ में वो क्या करते? क्रश करते या कट करते फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में. अब उसके बाद क्या होता? सेकंड आता सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या अंदर रहता है? इट सीक्रेट्स सलाइवरी एमाइलेस. सलाइवा कंटेन्स एंजाइम which is known as salivary amylase which breaks down starch or complex carbohydrates to simpler sugars. ठीक है. फिर अब फूड इधर आ गया, माउथ के अंदर चला गया, सलाइवा ने उसको ब्रेक. अब वो जाता है ईसोफेगस. अब ईसोफेगस इज द फूड पाइप. इट डज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने जैसे आपको अभी बताया, इट इज द कंटिन्यूस contraction and expansion of wall of food pipe pushes food into the stomach. Now gastric, अब फूड आ गया, स्टमक में आ गया. स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है? These are glands which secretes three types of enzymes. One is hydrochloric acid, second is pepsin, third is mucus. Hydrochloric acid के दो फंक्शन रहते हैं. First is it creates acidic medium for enzyme pepsin, और second वो it also kills germs and other harmful bacteria. क्योंकि इसका acidic medium बहुत ज़्यादा रहता है तो बैक्टीरिया वैसे ही मर जाते हैं. Second, pepsin. Pepsin प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. एंड नोट, pepsin digests protein only if the medium is acidic. थर्ड, म्यूकस. अब आपको भी पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक रहता है. इट कैन इवन हार्म आवर बॉडी ऑर्गन्स. सो टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी ऑर्गन्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl, वी हैव इनर लाइनिंग नोन एज म्यूकस. प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड. अब स्टमक इधर से, अब फूड स्टमक में चले गया, स्टमक में डाइजेस्ट हो गया. अब जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले उसको दो लेवल से पार करना था. फर्स्ट लेवल रहता है लीवर. Liver secretes bile juice which is stored in gallbladder. It makes the acidic food coming from the stomach alkaline. अब जैसे कि स्टमक में फूड HCl ने एसिडिक कर दिया, और उसको वापस अल्कलाइन कौन करता है? लीवर. लीवर में क्या है? बाइल जूस. बाइल जूस उसको एसिडिक अल्कलाइन करता है, आई मीन बेसिक करता. सेकंड, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. वैसे तो पेप्सिन ने क्या करा? सिर्फ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करा. अब फैट्स भी वैसे तो वो फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बाइल जूस यूज करते हैं. फिर बाइल, अब जब वो लीवर के पास होता है, फिर लीवर के बाद वो पैंक्रियास में जाता. नाउ व्हाट डज पैंक्रियास सीक्रेट? दे सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस में तीन चीज रहते हैं: ट्रिप्सिन, लिपेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज.
ट्रिप्सिन क्या रहता? ट्रिप्सिन इज द ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। पेप्सिन ने तो ऑलरेडी कर दिया, बट फर्दर डाइजेशन ट्रिप्सिन करता है। लिपेज ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स। पैंक्रियाटिक एमाइलेज वो भी कार्बोहाइड्रेट्स में डाइजेशन की हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट्स स्मॉल अब इधर से आ गया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता। स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनल, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, रिसीव सिंक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियास। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता, पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड्स बन जाते, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बन जाते, और फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाते। Next, large intestine. Large intestine is the unabsorbed food sent to large intestine. Absorb more water from this material. Rest of the material is removed via anus. अब लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, सिर्फ पानी को ऑब्जॉर्व करता है और बाकी सब वेस्ट भेज देता। ये भी और एक इंपॉर्टेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देर आर लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेशन विच आर नोन एज विलाई। विलाई क्या है, देर आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सप्लाई ऑफ ब्लड, सो दे हेल्प इन इजी डाइजेशन ऑफ दे हेल्प इन इजी अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। दे ऑल्सो मैक्सिमाइज द फूड अब्जॉर्प्शन। विलाई सप्लाई विद ब्लड वेसल्स, हेंस डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब एंड टेकन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। रेस्पिरेशन। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, रेस्पिरेशन को ही ब्रीथिंग बोलते हैं। सो बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। रेस्पिरेशन इट्स अ केमिकल प्रोसेस, ब्रीथिंग इट्स अ फिजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द एयर। Breathing, no energy released, instead energy is required. Respiration, energy is released in the form of ATP. Breathing happens in lungs, respiration happens in cells. The process of releasing the energy from the food is called respiration. Okay. नेक्स्ट, अब इसमें रेस्पिरेशन के ये फ्लो चार्ट याद करो, 3 पॉइंट्स रहते हैं। फर्स्ट, ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज C6H12O6 इन साइटोप्लाज्म। ये याद रखना, इन साइटोप्लाज्म, इन ईस्ट, इन अवर मसल सेल्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत बार पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में। सो इन साइटोप्लाज्म breaks into pyruvate. Pyruvate क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। C6H12O6 breaks into C3H12O6 प्लस एनर्जी। अब फर्दर ये पायरुवेट क्या होता, अगर ऑक्सीजन नहीं है, विच इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ईस्ट में ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी देता, विच इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो तो ऑक्सीजन थोड़ा है, बट थोड़ा है इन आवर मसल सेल्स, so which is attached to bones। तो इसमें क्या वो बनता, वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। एंड नेक्स्ट, अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। Yeah, so I'll repeat this topic again because this is very much important. See, what is this? The first one, glucose. It is a 6 carbon molecule. Then it breaks down into pyruvate, which is a 3 carbon molecule, and it also releases energy. But where does it breaks? That is very important. So it breaks in cytoplasm. This usually comes in 1 mark of questions or in the sub questions of the 4 marks or 5 marks. So please remember this. Glucose, 6 carbon molecule, breaks into pyruvate, 3 carbon molecule in cytoplasm. Then there are 3 ways for the pyruvate to go, either in absence of oxygen, in lack of oxygen, or in presence of oxygen. Now in absence of oxygen takes place in east. Again, where does it take place? In east. Absence of oxygen in east. Absence of oxygen in east. Okay. In absence of oxygen, the products, the pyruvate, which was a 3 carbon molecule, decomposes into ethanol plus carbon dioxide, which plus energy, and this ethanol is a 2 carbon molecule. Okay, again, absence of oxygen in east, pyruvate breaks into ethanol, 2 carbon molecule plus carbon dioxide plus energy. Then now we have learned about absence of oxygen. Now let's go to lack of oxygen. In lack of oxygen, it happens in our muscle cells. Where? Lack of oxygen in our muscle cells. Now this pyruvate in our muscle cells in lack of oxygen breaks down into lactic acid, which is a 3 carbon molecule plus energy. Now absence of oxygen done, which where does it take place? In east. Lack of oxygen in our muscle cells. Now we have presence of oxygen. Where does this takes place? It takes place in mitochondria. Mitochondria, the powers of the cell. Yeah, that one only. So again, pyruvate in presence of oxygen in mitochondria breaks into carbon dioxide plus water plus energy, and the energy is highest in the presence of oxygen and the lowest in the absence of oxygen.
Okay, now there are another two things which we have to learn, which is aerobic respiration and anaerobic respiration. Now let's learn the difference. Aerobic respiration is the process where oxygen is required, and anaerobic respiration is where oxygen is not required. Okay, now where anaerobic expiration is taking place is here in yeast and also in our muscles, and where is aerobic respiration taking place? In mitochondria. Now second, more energy is produced. As I said you, the energy produced in presence of oxygen in mitochondria is comparatively more than anaerobic respiration, which is in yeast or in a muscle cells. Third, complete oxidation and breakdown of glucose, and in anaerobic respiration, incomplete oxidation and breakdown of glucose. Fourth, occurs in cytoplasm and mitochondria. As I said you, cytoplasm here, this one, and mitochondria. And anaerobic respiration occurs only in cytoplasm. No, actually this is wrong. It occurs only in yeast and in our muscle cells. Now what are the end products of aerobic respiration? CO2 and H2. And end products of anaerobic respiration are CO2, ethanol or lactic acid. Move on to next slide. Now this is also a respiratory system in human beings. See, we have done with nutrition. Now let's go to respiration. What is respiration? Now respiration is not breathing, but respiration is uh, breathing consists breathing is a part of respiration, but breathing is not respiration. Respiration is a breakdown of glucose into energy. As I said you before, this glucose breaking into pyruvate, breaking into ethanol or lactic acid or carbon dioxide energy, this is known as respiration. Now how does air pass? Let's just know the paths of respiration. Nostrils, from nostrils the air enters. Okay, nasal passage, having air linings, passage for filtration of air. Passage lined with mucus to trap dirt and dust and filtration of air. Okay, so this is the nasal package. It has mucus. It is a very sticky substance and also hairs, which helps to filter the air which is coming in a body. Second, now the air pass through what do we say, nasal passage. Then it comes to pharynx. Pharynx is a common passage for food and air. Even if you eat food, it will pass through pharynx. Even if you eat even if you what do we say, inhale, that the air will also pass through pharynx. But after pharynx, it will go to larynx. Larynx, which is also known as voice box, it produces sounds and contains vocal cords. See, nasal passage, pharynx, larynx, then after larynx it goes to trachea. Trachea is the windpipe and it contains rings of cartilage. Now, what is the use of rings of cartilage? See, whenever there is less air, like whenever we exhale, so to prevent it from collapsing, we have rings of cartilage. Rings of cartilage prevents air passage from collapsing. Now, after trachea, then it goes into bronchus. The two bronchus connects trachea for each lung. One bronchia for left lung and one for the right lung. Next, after bronchi, it goes into bronchioles. Each bronchi divides in lungs to form large number of smaller tubes containing bronchioles. Then bronchus divide into alveoli, small air sacs where exchange of CO2 and O2 occurs. Now let's again see the passage. First, nasal passage. Second, pharynx. Third, larynx. Fourth, trachea. Fifth, bronchi or bronchus. Sixth, bronchioles. And seventh, alveoli. Okay, next. This also, remember this very well. Yeah, when we inhale, diaphragm contracts, and when we exhale, diaphragm relaxes. Now what is this diaphragm? The diaphragm is a large dome shaped muscle that separates the chest from the abdomen. Okay, so this here, this is diaphragm, this is diaphragm, so it separates the chest from the abdomen. Okay. Residual volume क्या होता है? No, the amount of air always remaining in lungs to provide sufficient time to absorb O2 and release CO2. अब देखो, अगर आप सांस ले लिए, सांस छोड़ दिए, सांस लिए, सांस छोड़ दिए, तो अब्जॉर्व करने के लिए भी तो टाइम बचना चाहिए. तो वो अब्जॉर्व करने के लिए सॉरी तो वो ऑब्जॉर्व करने के लिए उसको टाइम चाहिए, तो उसके लिए रेसिडुअल वॉल्यूम, एक अमाउंट ऑफ गैस बच्चे से रहता है हमारे बॉडी में, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. अब देखो, इनहेलेशन में क्या चेंजेस होते हैं हमारे व्हाट डू वी से रिब्स एंड इन डायफ्रागम, एंड व्हाट आर द चेंजेस व्हिच अकर इन एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन. इन इनहेलेशन डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट्स, इन एक्सहेलेशन डायफ्रागम रिलैक्सेस. During inhalation, diaphragm moves downward and becomes flat, and during exhalation, diaphragm moves upward and becomes dome shaped. Okay, in inhalation, chest cavity becomes larger because the ribs come outside. Like you feel that the ribs have come outside, and during exhalation, the chest cavity becomes smaller because the rings cartilage go inside. Next, air is sucked into the lungs during inhalation, and air is pushed out of the lungs during exhalation. We have now learned about the respiration in humans. Now let's also know about plants and also in fish.
Respiration in plants. Exchange of gases occurs through stomata. As I said you before, that stomata has guard cells open, or what do we say? Guard cells open when it has water. It shrinks when it has lost water. So that's stomata only. Daytime. In photosynthesis, oxygen is produced. Respiration, carbon dioxide is produced. This CO2 is used in photosynthesis. Net result O2 is given. See, respiration, as I said you, end products are energy, and CO2 is also given. So that CO2 is again used by the plant to perform that what I said, the photosynthesis process, 6 CO2, 6 H2O. So with that process again, it uses that CO2 to perform the photosynthesis process and then gives out O2. So that's what net result O2 is given out. At night time there is no photosynthesis, but respiration takes place and carbon dioxide is produced. Net result CO2 is given out. Since morning there is no photosynthesis, so no photosynthesis takes place. So that's why CO2 is the end product. Breathing in fish take in water through mouth. They take water to mouth, force it past the gills and dissolve and absorb the dissolved O2 in the and dissolved O2 is taken by the blood. So these gills present in fish help them to absorb oxygen from the water. Excuse me. Now terrestrial organisms, they breathe oxygen in atmosphere, or aquatic organisms use dissolved oxygen in water. Now rate of breathing is this, rate of breathing is more. It also comes a question that why the rate of breathing is more in of aquatic and organisms than of terrestrial organisms. It is because the amount of oxygen present in water is comparatively very less, as compared to the amount of water present in terrestrial, what do you say, above water levels, or like land. Next slide. These are the questions. You can pause and take a screenshot and do all those. Transportation. Now see, we have learned that we have taken the food. Now we have also utilized the food. We have also taken the food and produced energy. Now like each and every organ will need some energy to perform its functions. So how is this energy transported? So that we are gonna learn now. The process of transfer of substances from one part of the body to other parts is known as transportation. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. अब देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ के लिए काम आता है, ताकि एनर्जी हर एक ऑर्गन को इक्वली मिले और हर एक ऑर्गन अच्छे से परफॉर्म कर सके. ठीक है. और ट्रांसपोर्टेशन के दो टाइप रहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, एंड द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ वेसल्स. ओके, वो भी एक नया है, वो भी हम आगे देखेंगे. तो ये याद रखना, बट सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, blood and blood vessels. So see, heart. The heart is a muscular organ that is as big as our fist. Okay. और ये जस्ट एक आपको दिखाने के लिए कि कैसे ब्लड पास होता है. फर्स्ट लंग्स में पल्मोनरी वेन लेके जाते हैं. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Arteries carry oxygenated blood away from the heart and veins carry deoxygenated to the heart. But there are one certain artery and one exception, like one artery and one vein who carry deoxygenated and oxygenated blood. So pulmonary artery, it carries deoxygenated blood, and pulmonary vein carries oxygenated blood. So here you can see lungs. First pulmonary vein takes the oxygenated blood to the heart, left atrium, then it goes to left ventricle, then the main artery or the aorta is also the biggest artery. So the main artery aorta, oxygenated blood travels to body organs. Then from the body organs, main vein or the vena cava or the largest vein transfers deoxygenated blood to right atrium. Then from right atrium it goes to right ventricle, and from right ventricle pulmonary artery takes deoxygenated blood to the lungs, and this process repeats. So as I said, your largest artery aorta, largest vein vena cava. So heart, ventricles have thicker walls than arteries to withstand high pressure blood. See, the pressure in atrium is very less, so they have lesser walls, but the pressure in ventricles is high, so they have higher walls. And in between you will see septum. So septum prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Okay. Then I hope this is clear. So you can just refer the diagram: left ventricle, left atrium, pulmonary artery, pulmonary veins, septum, right ventricle, vena cava, right atrium, vena cava from upper body, aorta. Done. Okay. Next, blood vessels. So see, there are many three types of blood vessels: arteries, veins, capillaries. Arteries, as I said you, they carry deoxygenated blood, except pulmonary artery. Veins carry arteries carry oxygenated blood, except pulmonary artery.
Veins carry deoxygenated blood except pulmonary vein, and capillaries they carry both, like they are, what do we say, they are a link between both the vessels. So we'll see feature here line by line. Arteries carries blood away from the heart, veins returns blood to the heart, and capillaries helps in exchange of here you can see, ये मतलब ये देखो, ये कैपिलरी है, ये वेन है, ये आर्टरी है, ये वेन है, और इन दोनों के बीच का जो जॉइनिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं कैपिलरी. ये बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और उसको बोलते हैं वन सेल थिक होते हैं. ओके, सो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो डन. ऑक्सीजन, तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रिच रहते हैं, वेन्स ऑक्सीजनेट वो ऑक्सीजन ब्लड नहीं रहता उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता. और कैपिलरीज जैसे मैं बोला, अगर ये इनके बीच में लिंक है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रहेंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रहेंगे. फिर प्रेशर, आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर रहता क्योंकि वो हार्ट में से ब्लड को लेके आते हैं, तो हार्ट में से जब प्रेशर का ब्लड प्रेशर हाई रहता तो आर्टरीज के अंदर का जो ब्लड है उसका भी प्रेशर हाई रहता. वेन्स का प्रेशर लो रहता, कैपिलरीज मॉडरेट प्रेशर. वॉल्स थिक एंड इलास्टिक, हाँ ये भी कि वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स व्हाइल वेन्स हैव थिन एंड लेस इलास्टिक वॉल्स? बिकॉज arteries because the blood flow or the pressure of blood in arteries is very high as compared to the pressure of blood in veins. So hence arteries have arteries have thick and elastic walls while veins have thin and less elastic walls. Capillaries very thin, one cell thick. Valves, valves are not present in arteries because the pressure of blood is already very high, so there is no black flow. But in veins we have valves because the pressure of blood is very less. मतलब भाई अब देखो भाई, अगर आपको पाइप में से आप यूजली देखो मोटर पंप यूज करते पानी को पाइप में से ऊपर लेके जाने. अब जब पानी ऊपर इतने प्रेशर में जाता तो आपको कुछ वाल्व या कुछ लगाने की जरूरत नहीं. बट जब आपके पास प्रेशर बहुत कम होता है तो पानी क्या वापस नीचे आ सकता, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वाल्व लगाते हैं जो पानी के ब्लैक फ्लो को प्रिवेंट करता. सो प्रेजेंट टू प्रिवेंट ब्लैक फ्लो, कैपिलरीज एब्सेंट. इधर लिखे सो भी है, valves are present in the veins to prevent black flow of blood. Exceptions, pulmonary artery carries deoxygenated blood, pulmonary vein carries oxygenated blood. हाँ ये भी बताता है कि what are the two types of circulation in multicellular organism and why is it important. So the two what do we say, multicellular organisms are double circulation because it helps them to prevent the what do we say, prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. And since multicellular organism requires a high amount of energy, so only double circulation can what do we say, can scatter to that needs. Okay, so double circulation, blood flows twice to the heart before completing a full circle. Single circulation, blood एक ही बार जाता हार्ट में से और एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए. अब देखो डबल सर्कुलेशन क्या है, ब्लड इधर आया, ब्लड वेसल से गया, फिर हार्ट में गया, फिर हार्ट से लंग्स, दो बार हार्ट के पास गया. बट सिंगल सर्कुलेशन में ऐसा नहीं रहता. अब किस किस में what do we say, in which animals do we see double circulation and single circulation? तो बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर्स रहते हैं, सो ऑब्वियसली दे विल हैव डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन एंड द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन. दे आर वार्म ब्लडेड. हाँ, दिस इज ऑल्सो वन की पॉइंट दैट ओनली वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन. इवन एनिमल्स हैव दैट, एनिमल्स एंड सॉरी नॉट एनिमल्स, ह्यूमंस. Okay, so birds, apes, mammals had chambers for complete double circulation and warm-blooded. Amphibians or reptiles were the crocodiles and lizards, turtles, etc. उनके पास 3 हाथ चैम्बर रहते हैं, उनके पास पार्शियल डबल सर्कुलेशन रहता क्योंकि 3 हाथ चैम्बर रहते, कभी ब्लड आता कहीं नहीं आता, कभी मिक्स हो जाता. सो एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड. Fishes they have only 2 heart chambers, single circulation, and they are also cold blooded. Blood components, तो ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स है. ब्लड हैज प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड मीडियम है विच ट्रांसफर्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट. आरबीसीज क्या है, आरबीसीज आर आल्सो नोन एज द रेड ब्लड सेल्स. अब ये रेड क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन का काम क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है दैट हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोर हाई एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, so plasma fluid medium transport food,
carbon dioxide and nitrogenous waste. RBCs contain hemoglobin and transport oxygen. WBCs fight infections, produce antibody to kill pathogens. प्लेटलेट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, WBCs वाइट रहते हैं और वो डिसीजेस को किल करने में हेल्प करते हैं. प्लेटलेट्स क्लॉटिंग, अगर किधर भी आपको वोंड हो गया तो टू प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स आर हेल्पफुल. लिम्फ और टिश्यू, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तो ब्लड रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है. लिम्फेटिक सिस्टम में क्या रहता है? some components of blood leak in the walls of capillaries. और वो क्या लीक होते हैं? प्लाज्मा लीक होता, प्रोटीन्स लीक होता, ब्लड सेल्स लीक होता, बट आरबीसी लीक नहीं होता. ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी लीक नहीं होता, बट प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स लीक होता. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाए क्योंकि कभी कभी ऐसा आ जाता है लाइक व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ या हाउ लिम्फ इज फॉर्म्ड वैसा. तो लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. इट इज अ कलरलेस फ्लूइड. क्यों? क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं रहता तो कलरलेस है. कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड. कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन. डाइजेस्टेड, नॉट अनडाइजेस्टेड. डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन. ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड. अगर किधर भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी है तो वो वापस ब्लड में डाल देता. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन से पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप उसको व्हाट डू से अटेम्प्ट कर सकते हैं. अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया ह्यूमंस के अंदर, अब ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट्स के अंदर. तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दो मेन वेसल्स रहते हैं, विच इज नोन एज जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम वेसल्स. So plants do not move. See, now why do plants have slow transportation system? Because plants do not move. They have a large portion of dead cells in their outer body. Hence, they have low energy needs and use slow transport systems. But transportation distance can be very large. So feature of this, so xylem and phloem are independent conducting tubes. So feature of xylem transport and features of phloem transport. What does xylem transports? Water and minerals. What is the direction of flow of xylem? Unidirectional, which is upwards from roots to aerial. Direct root से सीधा ऊपर. It is unidirectional, मतलब एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे नहीं आता, या तो ऊपर या तो नीचे, एक ही डायरेक्शन में. Process involve physical force such as root pressure and transpirational pull. इसके अंदर आपको कोई एटीपी या कोई एनर्जी की जरूरत नहीं रहती. ये डायरेक्ट ट्रांसपिरेशनल पुल के हिसाब से एक रूट प्रेशर क्रिएट होता है जिससे पानी नीचे से ऊपर जाता. फिर मेन टिश्यूज इन्वॉल्व जाइलम वेसल्स और ट्रैकियाज. अब फोएम ट्रांसपोर्ट. व्हाट इट ट्रांसपोर्ट? फूड, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस. ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता? लीफ से लेके पूरे व्हाट डू से प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है. व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ लाइक? बाई डायरेक्शनल. अब बाई डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि उसको ऊपर भी जाना रहता है स्टेम्स के और नीचे भी जाना रहता है रूट्स की तरफ. अब देखो जाइलम में तो कोई क्या बोलते हैं केमिकल एनर्जी नहीं थी, इट वाज ऑल फिजिकल फोर्स. बट इन फ्लोएम वी नीड एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच इज दैट इज वी नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. मेन टिश्यूज इन्वॉल्व सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जाइलम वेसल्स जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए कोई एनर्जी आई मीन जो एटीपी वो रिक्वायर नहीं रहता, बट फिजिकल फोर्स रिक्वायर रहता. वो फिजिकल फोर्स कैसा था वो अभी हम डिस्कस करेंगे. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. रूट प्रेशर. Roots take up the ions from the soil which creates difference in the concentration of these ions. आपने 9th क्लास में पढ़ा ना डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. तो इधर ऑस्मोसिस तो इधर वही प्रोसेस है ऑस्मोसिस. इसमें क्या था? ऊपर वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाता, नीचे वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता. तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस है वो ऊपर चले जाता. वाटर फ्रॉम इधर देखो वही लिखे सो है. Roots take up ions from the soil which creates difference in the concentration of these ions. Water from soil moves into the roots. There is a constant movement of water into root. Xylem and water is steadily pushed upwards. Transpiration. The loss of water. Yeah, what is transpiration? The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is called transpiration. अब ये aerial parts क्या है? या तो wood का या तो plants का stem रह सकता हो. Mainly stomata involved with the transpiration के process में. ठीक है. Role of transpiration: absorption and upward movement of water and minerals from roots to leaves. Temperature regulation. Daytime major force is transpiration pull. Night time रूट प्रेशर. ठीक है. देखो ये पिक्चर की मदद से समझो. ये रूट्स है, ये सॉइल है. तो वाटर रूट्स सॉइल से वाटर लेता. ठीक है. ये ऊपर क्या ऊपर देखो जो लीव्स में स्टोमेटा रहते हैं वो वाटर को क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन कर देते, मतलब एक्सचेंज करने के टाइम वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को लूज कर देते. सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स. ट्रांसपिरेशन. तो वो एक पुल क्रिएट करता, तो वो पुल से वो लोग ऊपर जाते. ठीक है. डन. ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ट्रांसलोकेशन देखो तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन. और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन.
The transfer of food from the leaves to other parts of the plant is called translocation. Phloem translocates the food made in the leaves. कौन translocate करता food को? Phloem. These substances are especially delivered to the storage organs of the roots. क्या deliver होते हैं? Storage organs. क्या है वो storage organs? Roots, fruits and seeds and to the growing organs. ठीक है, ये question से again आप उसको refer कर सकते हैं. अब फाइनली द लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्योंकि इसके अंदर किडनी और नेफ्रॉन के बारे में हमको रहता तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता. ठीक है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. हाँ, इधर और एक चीज़, एक्सक्रीशन इज नॉट इक्वल टू इजेशन. देखो बहुत लोग क्या बोलते हैं, जो रिमूवल ऑफ पूप जो रहता है ना पॉटी, तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन वो नहीं, एक्सक्रीशन मेटाबॉलिक वेस्ट का है, और जो लाइक जो बोलते हैं ना जो पूप निकलता है उसको इजेशन बोलते हैं. ठीक है, सो एक्सक्रीशन इज नॉट इजेशन. एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, व्हाइल इजेशन इज द व्हाट डू वी से द रिमूवल ऑफ पीओटीडीवाई. ओके, सो द excretory system of human beings include kidneys. Nitrogenous waste such as urea and uric acid are removed from blood through kidneys. देखो आपके घर में भी आरओ रहता होगा, राइट? आरओ क्या करता, जो आपका पानी का इनलेट रहता उस वो पानी को क्या बोलते हैं, पानी में मिनरल्स ऐड भी करता, और जो उसमें जो नहीं है होना, जो मिनरल्स नहीं होना, जो वेस्ट मिनरल्स, जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसको रिमूव करता. जो वेस्ट मिनरल्स है वो वापस पानी में डालता और वो हम पीते, और जो हार्मफुल है वो बोलते हैं ना पतली सी ट्यूब के थ्रू छोड़ देता है. ये भी वैसा ही है. किडनी एक काइंड ऑफ वो फिल्टर की तरह काम करता है जो ब्लड को फिल्टर करता. और पेयर ऑफ यूरेटर्स, देखो ये दो किडनी है, ये दो यूरेटर है. यूरेटर क्या करता है? कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर. देन व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर until it is passed out. It is a muscular and under nervous control organ. Okay, now urethra क्या है? ये जो ओपनिंग ट्रांसफर यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन. ये जो तो 3 पॉइंट लिखे सुने, ग्लोमेरुलर, सेलेक्टिव, ट्यूबुलर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ओके, सो व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी. ये भी अगेन एमसीक्यूज. व्हाट इज डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, which is nephron. Each kidney has large number of nephrons. There are millions of nephrons present in each kidney. Okay, so ये देखो ये नेफ्रॉन है. दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब. दिस इज ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. दिस इज बोमेंस कैप्सूल, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ग्लोमेरुलस, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, कैपिलरीज एंड सो ऑन. सो ये देखो इसका एनलार्ज इमेज बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का. व्हाट इज ग्लोमेरुलस? इट इज अ क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स. एंड व्हाट इज बोमेंस कैप्सूल? कप शेप्ड स्ट्रक्चर इन ईच नेफ्रॉन दैट सराउंड्स ग्लोमेरुलस एंड कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट. ठीक है, नाउ ग्लोमेरुलर filtration. What is glomerular filtration? ये पूछते कि how does nephron functions or what is the functioning of nephron or how does nephron filters blood. ठीक है, तो what is the first? Glomerular filtration. Nitrogenous waste like water, amino acid, excessive salts from the blood are filtered and initial filtrate enters into the Bowman's capsule of the nephron. देखो इसमें क्या हाईलाइट किया है कि इनिशियल फिल्टर. बहुत लोग क्या लिखते हैं एग्जाम में, यूरिन लिख के आ जाते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, वाटर, अमीनो एसिड है, और एक्सेस and excessive salts are filtered from the blood and urine is formed. यूरिन नहीं होता उसको बोलते हैं initial filtrate. Okay, second, selective reabsorption. Useful substances like glucose, amino acids, salts and a major amount of water from the filter are reabsorbed back by capillaries surrounding the nephrons. अब क्या है, देखो फिल्टर तो कर दिया, बट क्या होता है ना, फिल्टरिंग के टाइम में कभी कभी जो यूजफुल रहते जैसे यूजफुल सॉल्ट्स, यूजफुल ग्लूकोज वो भी ले लेता, तो ब्लड को उसको वापस लेने के लिए वो ट्यूब्स के पास ऐसे वो, तो देखो तो वो ट्यूब्स के पास घूमते रहा. क्यों? क्योंकि उसके यूजफुल सब्सटेंसेस भी तो ले लिया ना, तो इसके बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. बोलो तो जो यूजफुल चीजें वो ले लिया, सिर्फ वही लेता, ये नहीं कि वापस पूरा जो भी वो जो वेस्ट है वो भी ले, सिर्फ यूजफुल चीजें. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. थर्ड, ट्यूबुलर सेक्रीशन. यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूबुल व्हिच ओपन अप कलेक्टिंग एंड देन इन द यूरेटर. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स अच्छे से याद करना है, रट लेना. Next, amount of water reabsorbed depends on amount of excess water in body, amount of dissolved waste to be excreted. ठीक है, क्या बोलते हैं, sorry, amount of water reabsorption depends on amount of excess water in body, amount of dissolved waste to be excreted. और ये क्वेश्चन भी आया था यही साल के पेपर में कि what do we say that yeah, there is 180 liters of initial filtrate but only we excrete only 2 liters. So why is it like that? क्योंकि nephrons perform
ट्यूबुलर सेक्रेशन एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिससे वो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को वापस ले लेते, तो सिर्फ थोड़ा बहुत ही वेस्ट निकलता। ये अगेन क्वेश्चन से रेफर कर लेना। आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या ना, कुछ लोगों के किडनी फेल हो जाते हैं, कुछ लोगों के पास एक ही किडनी है तो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, तो उन लोगों के लिए बने हुए हीमोडायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी। सो इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। एन आर्टिफिशियल किडनी रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी नो रीअब्जॉर्प्शन अब्जॉर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं रहता। ओके, डायलिसिंग फ्लूइड, अब देखो इसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड रहता, तो ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। एंड नाउ यूज डायलिसिंग सोल्यूशन, ये इज रिच इन यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट्स, ठीक है। ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अब प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, देखो प्लांट्स का भी तो एक्सक्रीशन करता है, वो उनके सेल्स भी तो एक्सक्रीट करते हैं, तो वे कैसे एक्सक्रीट करते हैं, वो मेनली 4 टाइप से एक्सक्रीट करते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफ्यूजन, तो समझता जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑक्सीजन, उनके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और वो कैसे मतलब कैसे उसको बॉडी से बाहर फेंकते, विच इज डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफ्यूजन टू स्टोमेटा। नाउ एक्सेस वाटर, अब जैसे अभी मैंने बोला ट्रांसपिरेशन से स्टोमेटा चले जाता, तो आई मीन सॉरी स्टोमेटा नहीं जाता, वाटर ट्रांसपिरेशन से चले जाता, तो दैट इज एक्सेस वाटर रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन। शेडिंग ऑफ ओल्ड लीव्स, अब ये शेडिंग ऑफ ओल्ड लीव्स बोलते, तो जब भी कोई लीफ ओल्ड हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना जो भी वेस्ट है ना वो हल्लू हल्लू पूरे ओल्ड लीफ में डाल देते हैं, और वो एक ही बार ओल्ड लीफ को शेड करा देते हैं। नेक्स्ट, प्लांटिंग प्लांट्स आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। देखो हमने एयर में देख लिया, वाटर देख लिया, शेडिंग ऑफ ओल्ड लीफ, और वो सॉइल में भी थोड़ा बहुत वेस्ट रूट्स के थ्रू डाल देते हैं, ठीक है। ये अगेन क्वेश्चंस, और इसी के साथ हमारा क्लास एंड हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया। मैं जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बोला प्लीज़ एक बार रिफर कर लेना वापस, और ये क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। थैंक यू सो मच, बाय।